हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरे कुछ व्यूअर्स के कहने पर मैंने पिछले वीडियो में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि मैंने उस वीडियो को कंपैरेटिवली थोड़ा सा शॉर्ट बनाया और बनाने के बाद उसे अपलोड भी कर दिया। लेकिन जब मैंने उसको खुद ही वॉच किया तो मैंने पाया कि अभी उस वीडियो में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो स्टूडेंट्स को मैंने नहीं बतलाई हैं। इसलिए मैं आज इस नए वीडियो में फिर से उस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को रीस्टार्ट कर रहा हूं और वो सभी छोटी छोटी बातें आपको मैं बतलाने जा रहा हूं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप किसी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में या किसी कॉम्प्लेक्स को सिंपल सेंटेंस में बदलना सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में या किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको कुछ बातें कॉन्सेप्चुअली आनी चाहिए या आपके दिमाग में वो चीज़ें पहले से होनी चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं जरा यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नंबर 1, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इतनी बातें मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई हैं और ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कोई काम आप कर पाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं ये बतला दूं। सबसे पहले आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किसी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और वो भी नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। जी हां, यहां पर मैंने लिखा हुआ है नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर इसके बाद आपको लगभग 15 से लेकर और 20 एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूं। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा ज़रूर लेंदी हो जाएगा। आप लोग धैर्य के साथ शुरू से लेकर और अंत तक अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आई प्रॉमिस कि आप किसी भी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आसानी से बदल लेंगे। तो चलिए जरा जानना शुरू करते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो जरा यहाँ पर देखिए, मैंने सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है और डेफिनेशन में लिखा है अ सिंपल सेंटेंस इज वन। एक सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। जी हाँ, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बतला चुका हूं कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। देखिए जरा कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखे हुए हैं। आई डोंट नो हिज नेम, मैं उसका नाम नहीं जानता हूं। अब जरा देखिए कि ये एक सेंटेंस है या नहीं है। तो सेंटेंस के लिए ज़रूरी है या सिंपल सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। प्रेडिकेट का सबसे पहला अंग क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। जी हाँ, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ये दोनों मिलकर के किसी एक सेंटेंस की रचना कर सकते हैं, बशर्ते वो सब्जेक्ट और वो जो वर्ब है वो मिलकर के एक संपूर्ण अर्थ को प्रकट कर सकते हो। तो जी हाँ, यहाँ पर तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है और ये एक वास्तव में सिंपल सेंटेंस हुआ क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है और इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी निकलता है। जी हाँ, इसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं और इसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ। एक नीचे भी सेंटेंस दिया हुआ है, जरा देखिए, His death at such a young age is sad। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी इतनी छोटी सी उम्र में उसकी मृत्यु बड़ी दुखद है, इज सैड। अब यहाँ पर देखें कि इसका सब्जेक्ट क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब होती है उस फाइनाइट वर्ब से पहले वाला जो हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिए, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं और फाइनाइट वर्ब से लेकर और सेंटेंस के अंत तक का जो भी पोर्शन होता है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। तो आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है और इस प्रेडिकेट में जो सबसे ज़रूरी अंग होता है फाइनाइट वर्ब वो भी मौजूद है और इसी को हम एक सिंपल सेंटेंस कहते हैं और इसी तरह की किसी एक क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अगली बात सुनिए जरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन व्हिच हैज़ at least one main clause and one subordinate clause। जी हाँ, इसको भी आप जोड़ लें। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम
एक मेन क्लॉज होती है जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, ओके। और साथ ही साथ कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब ये मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर आपको जल्दी से बतलाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, दो सेंटेंसेस लिखे हो भाई, दो सेंटेंसेस का मतलब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट इधर और एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट इधर, ठीक है ना। अर्थात दो सेंटेंसेस हों और किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों। अब जरा यहां पर देखिए, एक सब्जेक्ट ये है, एक टेंस बताने वाली क्रिया ये है, तो एक सेंटेंस तो ये हुआ, यानी एक क्लॉज ये हुई, और एक सब्जेक्ट ये है और एक टेंस बतलाने वाली फाइनाइट वर्ब ये हुई, अर्थात एक क्लॉज तो ये हुई। अब इन दोनों ही क्लॉजेस को किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर जोड़ दिया जाता है तो वही एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। और उसमें हो क्या जाता है कि एक ये जो क्लॉज होती है इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाली जो क्लॉज होती है इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से, और इसे प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर जरा देखते हैं कि हमने क्या किया है। यहां पर हमने एक प्रिंसिपल क्लॉज बनाई है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाई है। कैसे, जरा गौर करिए। यहां पर एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, इट इज सैड, एक सेंटेंस हो, ये दुख की बात है, ये बड़े दुख की बात है, यहां पर ये कहना हुआ। यहां पर हमने एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया और फिर एक सेंटेंस की रचना और करी। सेंटेंस की रचना कैसे करी कि एक सब्जेक्ट आया और एक टेंस बतलाने वाली कम से कम एक वर्ब तो होनी ही चाहिए। तो ये दो क्लॉजेस हो गई या दो सेंटेंस आप मानिए, और इन दोनों सेंटेंसेस को हमने यहां पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया। जी हां, ऐसे ही किसी सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और आपको करना भी यही है। क्या, आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिए होंगे और आपसे कहा जाएगा कि उन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करिए, ओके। तो आपको कुछ ऐसे ही इनको ट्रांसफॉर्म करना होगा, ऐसे सेंटेंस को ऐसे में बदलना होगा और इस प्रकार के किसी सेंटेंस को इस प्रकार के किसी सेंटेंस में बदलना होगा। अब इसी को सीखने के लिए जरूरी है जानना। क्या जानना, ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है, ये नाउन क्लॉज क्या होती है, ये एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। न केवल ये क्लॉज बल्कि ये नाउन फ्रेज क्या होता है ये भी आपको जानना पड़ेगा, तभी आप किसी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर पाएंगे। या आपको यह भी जानना पड़ेगा कि ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, ओके। क्योंकि इसी एडजेक्टिव फ्रेज को ही आपको ये क्लॉज में चेंज करना होता है, इसी नाउन फ्रेज को ही आपको नाउन क्लॉज में चेंज करना होता है। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज अगर दिखाई पड़े तो उसे आपको नाउन क्लॉज में चेंज करना है। अगर एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज दिखाई पड़े तो आपको उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज में। जी हाँ, आपको यहां पर मैं ये बतलाए दे रहा हूं कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है। अगर आपने पिछले मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आखिर ये नाउन क्लॉज क्या होती है, ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है और ये एडवर्ब क्लॉज क्या होती है, किस प्रकार से फंक्शन करती है। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अभी मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं नाउन क्लॉज बनाकर, अर्थात एक ऐसा ही सेंटेंस रखा होगा और उस सेंटेंस को जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे तो एक प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे और यहां पर से एक छोटा सा आइडिया लेंगे और उस आइडिया को यहां पर एक क्लॉज बनाएंगे और उसे नाउन की तरह यूज करेंगे, तभी वो नाउन क्लॉज कहलाएगी। अगर उसे हम एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी, और अगर हम उसे एडवर्ब की तरह यूज करेंगे तो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। तो अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल इतना जानेंगे, नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज, और किसी सिंपल सेंटेंस को जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करें तो हम जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएं किस प्रकार से रखें कि वो नाउन क्लॉज बन जाती है। तो चलिए अगली स्लाइड में पहुंचते हैं। मैं आपको जल्दी से बतलाता हूं कि किसी सेंटेंस में नाउन का काम क्या होता है या वो किस जगह पर प्रयुक्त होता है तो उसे नाउन कहा जाता है। आइए जरा देखते हैं। यहां पर सबसे पहली बात है, पहले सेंटेंस में देखते हैं। जी हाँ, ये एक सेंटेंस है, बाकी मैंने शब्द नहीं रखे हुए हैं। यहां पर मैंने केवल एक वर्ब, ध्यान दीजिएगा, जो ये फाइनाइट वर्ब होती है, टेंस बतलाने वाली सेंटेंस में एक जो क्रिया होती है जो अनिवार्य रूप से होती है, सेंटेंस में कुछ और हो या ना हो, ये फाइनाइट वर्ब तो जरूर ही होती है। अब अच्छी तरह से देखिए, उसी फाइनाइट वर्ब का जो भी सब्जेक्ट बनेगा,
वो नाउन होता है। ध्यान दीजिए, किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट बनना नाउन का काम होता है। अगर नाउन के अलावा कोई भी दूसरा शब्द, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो या कोई भी दूसरा शब्द हो, जेरंड हो, इन्फिनिटिव, कुछ भी हो, अगर वो यहां किसी क्रिया का सब्जेक्ट बना हुआ बैठा है तो उस शब्द को हम नाउन कहते हैं। और उसी क्लॉज को हम, क्लॉज माने एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज कहते हैं। और अगर किसी क्रिया की ये सब्जेक्ट बनी हुई है कोई क्लॉज, तो हम उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। अथवा किसी क्रिया के बाद रखा होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। ध्यान दीजिए, अब तीसरा काम क्या होता है, जो लिंकिंग वर्ब्स होती है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, और भी कुछ होती हैं लिंकिंग वर्ब्स। और लिंकिंग वर्ब्स के बाद आने वाला जो भी शब्द होता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। तो ये स्थान भी नाउन के लिए सुरक्षित होता है। और अगर यहाँ पर कोई भी जो भी शब्द रखा है कॉम्प्लीमेंट के रूप में तो वो नाउन होता है। तो नाउन का तीसरा काम होता है कॉम्प्लीमेंट बनना। जी हाँ, चौथा काम क्या होता है, ये कहते हैं केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन इसको बोलते हैं। अर्थात अभी आपको जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो ये सब कुछ करके आपको बतलाऊंगा कि ये क्या होता है। ये केस इन अपोजिशन होता है, अर्थात जब दो भिन्न भिन्न नाउन्स या नाउन फ्रेज रखे हों और एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करें, एक ही व्यक्ति की ओर जब इशारा करते हैं, ध्यान दीजिए, ये एक भिन्न शब्द है, ये एक भिन्न प्रकार का शब्द है। क्लियर? और जब ये दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के जो शब्द होते हैं और एक ही व्यक्ति, वस्तु या बात की ओर इशारा करते हैं तो ये जो बाद में रखा हुआ जो शब्द होता है नाउन होता है। अगर क्लॉज होती है तो नाउन क्लॉज होती है और अगर फ्रेज होता है तो नाउन फ्रेज होता है। ओके, पांचवी बड़ी बात क्या है? पांचवी बड़ी बात यह है नाउन के बारे में कि नाउन से पहले ही ये जो प्रेपोजिशंस होते हैं ना, ये नाउन के पहले ही आते हैं। अर्थात नाउन का पांचवा काम है किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। तो जो भी शब्द या शब्द समूह या जो कोई क्लॉज होगी, अगर इन 5 प्रकार से प्रयुक्त होगी तो उसी को हम नाउन क्लॉज कह देंगे। अगर वो क्लॉज होगी तो नाउन क्लॉज कह देंगे। क्लॉज में क्या होगा? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी, तभी वो क्लॉज बन सकती है। और अगर वो क्लॉज इस 5 प्रकार से अगर प्रयुक्त होती है तो उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। अब चलिए सीधे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हीं सारी बातों को ठीक से समझना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूँ। भले ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, फिर भी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा और आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि किसी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज की सहायता से कैसे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हम किसी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज कर लेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके किस प्रकार से किसी सिंपल या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो चलिए अब सीधे अगली स्लाइड में चलते हैं और एक के बाद एक ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं किसी सिंपल सेंटेंस को किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना। लेकिन ये काम करने से पहले आपको कुछ बातें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होंगी। वो कौन सी बातें हैं, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस में क्या होगा। सिंपल सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। जी हां, अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम 2 सब्जेक्ट्स होंगे और 2 वर्ब्स होंगी। ध्यान दीजिएगा, यानी यहां पर तो केवल एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको 2 सब्जेक्ट्स लाने होंगे, यानी 2 कर्ता अलग अलग होंगे, सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे और 2 फाइनाइट वर्ब्स अलग अलग होंगी। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वहां पर इन दोनों ही, अब चूंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग हो जाते हैं तो ये दोनों क्लॉजेस बन जाती हैं और इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए आपको यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि आज मैं नाउन क्लॉज बतला रहा हूं तो केवल वो कंजंक्शंस मैंने लिखे हैं जो नाउन क्लॉज का निर्माण करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये वो कंजंक्शंस हैं जो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज
का निर्माण करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिए और इनका प्रयोग भी आप देखिए कि यहाँ पर हम कैसे करेंगे। अब अगली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है? अगली बात ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो भी सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, जब उसे ट्रांसफॉर्म करोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो जो सेंस है वही होना चाहिए, उसमें से कोई ऐसी बात छूटनी नहीं चाहिए यहाँ पर, जो यहाँ पर तो है बट यहाँ पर नहीं है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर जो इसमें कहा जा रहा है वही यहाँ पर भी कहा जाए। अब इन्हीं चीज़ों को हमें कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आज इस वीडियो में आप ज़रूर सीख जाएंगे किसी सिंपल सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। आइए ज़रा देखते हैं कि अब हमें कौन कौन से स्टेप उठाने हैं। तो स्टेप नंबर एक ये है कि अगर ये जो सिंपल सेंटेंस दिया हुआ, अगर ये छोटा ही है, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अकेले हैं, तो आपको या तो सब्जेक्ट को अलग कर लेना है और या तो ऑब्जेक्ट को अलग कर लेना है। क्लियर? अभी फिलहाल सबसे सरल जो तरीका है वो मैं बतलाने जा रहा हूं। आपको सब्जेक्ट और वर्ब को अलग करके एक सेंटेंस बना लेना है, ठीक है ना। अब यहां पर शेष बचे हुए शब्द को आप गौर से देखिए, शब्द या शब्द समूह को गौर से देखिए, वो क्या है? क्या वो नाउन फ्रेज है, क्या वो एडजेक्टिव फ्रेज है, या क्या वो एडवर्ब फ्रेज है? अगर वो नाउन फ्रेज है तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज बनाइए, अगर वो एडजेक्टिव फ्रेज है तो आप उसे एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं, और अगर वो एडवर्ब फ्रेज है तो फिर आप एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज का निर्माण कर सकते हैं। अब चूंकि आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नाउन क्लॉज को कैसे बनाया जाता है, नाउन क्लॉज की मदद से हम किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स ऐसे ही हैं जिनमें आपको नाउन्स देखने को मिलेंगे या नाउन फ्रेज आपको देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस दिखाऊंगा जिसमें यहाँ पर इस सिंपल सेंटेंस में यहाँ पर ये नाउन फ्रेज नहीं बल्कि यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज रखा होगा, और अगर एडजेक्टिव फ्रेज रखा होगा तो फिर आपको वो क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज बनानी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं नाउन क्लॉज का निर्माण कैसे करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि एक सेंटेंस इसको अलग कर लिया, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को अलग कर लिया। अब शेष बचा हमारे पास हिज नेम, उसका नाम। ये क्या है? इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है। जरा देखिए जरा, आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? उसका नाम। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, और अभी अभी मैंने आपको बतलाया था कि ऑब्जेक्ट बनना किसका काम होता है? नाउन का। तो ये जो फ्रेज रखा हुआ है ये क्या है? नाउन फ्रेज है। अब इसी नाउन फ्रेज को आपको एक सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज में चेंज करना है। अब सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज में चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए आपको अपनी तरफ से। आपको अपनी तरफ से उस वर्ब को कभी कभी पैदा करना पड़ेगा। कभी कभी आपको वहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में कुछ वर्ब्स मिल जाती हैं तो फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बट आपको अपनी तरफ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है अपनी तरफ से यूज़ करना। मैं आपको, आप सोचेंगे कहाँ से वर्ब लाएंगे? कहीं नहीं जाना है। इज़, एम, आर, वाज, वर तो जानते हैं ना, बस इन्हीं का प्रयोग करके भी काम चल जाएगा। आइए जरा देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमने इस सब्जेक्ट को और इस वर्ब को हमने अलग किया, आई डोंट नो। तो ये तो एक मेन क्लॉज बन गई। अब आगे देखते हैं, इन शब्दों की मदद से हमें अब एक और सबऑर्डिनेट क्लॉज बनानी है। अब जरा देखते हैं, ये एक नाउन फ्रेज है, हिज नेम, उसका नाम। उसका नाम केवल इतना है हमारे पास, हमें एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस का मतलब एक कम से कम उसमें कंजंक्शन होना चाहिए, एक कम से कम सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो चलिए हिज नेम के लिए यहाँ पर रख देते हैं हिज नेम, और यहाँ पर हम इज लगा देते हैं। क्लियर? हिज नेम इज, एक सब्जेक्ट हो गया, एक फाइनाइट वर्ब हो गई। क्लियर? इज हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में ही है, इसलिए इज लगा दिया। अब जरा सोचो, अगर ये जो प्रिंसिपल क्लॉज जिसे बनाने जा रहे हो, अगर ये पास्ट टेंस में होती तो फिर ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया होती है वो भी पास्ट टेंस में ही हो जाती। अब देखते हैं कि आखिर हम यहाँ पर कंजंक्शन कौन सा लगाएं जिसके माध्यम से जुड़कर ये सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। अभी ये मीनिंगफुल नहीं है। अब जरा देखें, इनमें से कोई एक कंजंक्शन हमको लेना है। इनमें से एक कंजंक्शन ले लेते हैं व्हाट, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर व्हाट लगा देते हैं कंजंक्शन के रूप में, तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि क्या
है उसका नाम। क्लियर। अब ये तो क्लॉज है, यहां कंजंक्शन के रूप में आ गया। अब इसी को अगर सेंटेंस के रूप में आप कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसा बनेगा, व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज नेम। क्लियर। ये बना, क्वेश्चन बना ये। अब अगर आपके सामने एक ऐसा ही शब्द है तो एक क्वेश्चन फ्रेम कर लिया करें, या कभी कभी दैट का प्रयोग करके हो जाएगा। जब दैट का प्रयोग होगा तो उसमें सब्जेक्ट अलग से ही होगा, वर्ब भी अलग से ही आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, अगर हमने यहाँ पर इस व्हाट को लिया लेकर के और यहाँ पर हमने उसे कंजंक्शन बना दिया, फिर ये सब्जेक्ट पहले ले आए और ये वर्ब बाद में ले आए। जी हाँ, ये एक इसका रूल होता है, जब ये कंजंक्शन बन जाता है तो कंजंक्शन के तुरंत बाद फिर सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आती है। क्लियर। तो ये सेंटेंस क्या बना, मैं नहीं जानता कि उसका नाम क्या है। क्लियर। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। अब बनकर तैयार क्या हुआ जरा देख लीजिए। एक मेन क्लॉज ये हो गई, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया और एक फाइनाइट वर्ब ये हो गई। तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। जी हाँ, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कर रही है, देखिए जरा, ये नाउन का काम ही कर रही है। क्यों? क्योंकि ये जो नो नाम की जो वर्ब है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता कि उसका नाम क्या है, ये इस नो के ऑब्जेक्ट के रूप में रखी हुई है। क्लियर। यानी इस क्रिया के कर्म के रूप में ये पूरी की पूरी क्लॉज हमको मिल रही है। जैसे यहां पर हम पूछ रहे हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानते, उसका नाम। तो आपको क्या के आंसर में क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, यही ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर भी इसी क्रिया के क्या के आंसर में ये पूरी की पूरी क्लॉज मिल रही है। तो फंक्शन वही है, जो फंक्शन यहां पर है वही फंक्शन इस क्लॉज का भी है, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज कहते हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, देखिए, योर स्टेटमेंट अबाउट हिज फेलियर इज करेक्ट। तुम्हारा कथन, उसकी असफलता के बारे में तुम्हारा कथन क्या है, इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। यह सेंटेंस हुआ। अब जरा देखिए, आपको फिर से वही स्टेप लेना है। स्टेप क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब और प्रेडिकेट को थोड़ा सा अलग कर लेना। देखिए जरा, योर स्टेटमेंट इज करेक्ट, वास्तव में असली सेंटेंस क्या है, तुम्हारा कथन सही है, यही असली सेंटेंस है। जी हाँ, तो आपका यही आपकी जो है मेन क्लॉज बनेगी, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी। अब ये देखिए, ये एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में फिर से एक नाउन रखा हुआ है। देखिए जरा, हिज फेलियर। आप जरा गौर करें, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी शब्द होता है वो नाउन का ही काम करने लगता है। क्लियर। अब इसी जो फ्रेज है, इस फ्रेज को आपको क्या करना है, आपको एक क्लॉज में परिवर्तित करना है और इसको यहीं पर रख भी सकते हैं जहां पर वो रखा हुआ है, बस इसी के स्थान पर आपको क्लॉज बना देनी है। अब ये क्लॉज कौन सी बनेगी जरा देखिए। यहां पर अगर हम ऐसे बना दें, योर स्टेटमेंट, तुम्हारा कथन, स्टेटमेंट, ठीक है। अब तुम्हारा कथन क्या है, कथन ये है उसके बारे में फेलियर, यानी वो फेल हो गया है, ये कथन है तुम्हारा और यही कथन सही है। अब इसे एक सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस बनाने के लिए अब क्या चाहिए आपको, यहाँ पर एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। क्लियर। अच्छा, और एक यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो हम बाद में ले आएंगे, पहले जरा हम सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर एक सेंटेंस तो बना ले, इसको एक क्लॉज तो बना ले। चलिए, अच्छा, अब अगर यहाँ पर कोई पजेसिव एडजेक्टिव दिया होता है तो कई बार हम क्या करते हैं, उसी पजेसिव एडजेक्टिव को ही हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना लेंगे। और ये पजेसिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। ओके, तो ही। और फेलियर माने वो उसकी असफलता, अर्थात वह फेल हो गया है। अब आप यहाँ पर क्या करें, इसी नाउन को क्रिया में चेंज कर दें। कभी इस नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा, कभी इस नाउन को वर्ब में चेंज करना पड़ेगा। तो फेलियर है और अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही, हैज़ फेल्ड। आप देखिए, आपने इसको वर्ब में चेंज कर दिया है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, योर स्टेटमेंट दैट। अब यहाँ पर तुम्हारा स्टेटमेंट है, क्या है कि वह फेल हो गया है। अब इस चीज़ को ज़रा देखें आप, ये क्या बनी, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग गया, एक सब्जेक्ट आ गया और एक फाइनाइट वर्ब हो गई, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब इस सेंटेंस को आगे जाकर के पूरा कर दीजिए, इज करेक्ट। तो सेंटेंस क्या बन गया, सेंटेंस बन गया तुम्हारा कथन कि वह फेल हो गया है सही है। ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई। अब ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, योर स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ये जो क्लॉज बीच, आप यहां पर एक बात और ध्यान में रखना, वो यहां पर कॉमा लगाना पड़ेगा और यहां पर
कॉमा लगाना पड़ेगा। अब ये है कौन सा स्थान, ये ज़रा देख लीजिए, इसी को कहते हैं केस इन अपोजिशन। ओके, अब ज़रा देखिए, ये एक नाउन है और ये एक नाउन है, ये दोनों, ये नाउन क्लॉज है और ये एक नाउन फ्रेज है, और ये दोनों ही वास्तव में एक ही बात की ओर इशारा कर रही हैं। तुम्हारा स्टेटमेंट सही है, तो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, ये है तुम्हारा स्टेटमेंट। क्यों है, फेल हो गया है, यही तो है तुम्हारा स्टेटमेंट। तो ये दोनों ही बातें एक ही, अर्थात ये नाउन फ्रेज और ये नाउन क्लॉज एक ही बात की ओर इशारा कर रही है। तो ये जो बाद में रखा हुआ जो नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज होती है ना, उसी को हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। तो आप इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से हम किसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अब अगला जरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर क्या है, हिज ट्रांसफर इज सर्टेन, उसका ट्रांसफर निश्चित है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अब ये तो बहुत ही छोटा सा सेंटेंस समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है और एक कॉम्प्लीमेंट है। बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है। अब इस छोटे से सेंटेंस में हम किसको मेन क्लॉज बनाएं और किसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएं, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए, हमें यहाँ पर एक नाउन फ्रेज ये रखा हुआ है, इसी नाउन फ्रेज को हमें क्या बनाना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाना है। अच्छा चलिए, इस नाम की वर्ब का सब्जेक्ट ये है नाउन। तो आप तो जानते हैं कि इट एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम, सब्जेक्ट अगर ना हो तो सब्जेक्ट की कमी को पूर्ण करने के लिए हम एक डमी सब्जेक्ट रख देते हैं, इट इज़ कर दिया, और सर्टेन, यह है सर्टेन है, अगर हमने इतना कर दिया, यह निश्चित है। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है, बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं क्या निश्चित है, कि उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये निश्चित है। हिज ट्रांसफ़र इज सर्टेन, उसका ट्रांसफ़र निश्चित है, ये बात है। अब अगर आपने इसके स्थान पर, इस सब्जेक्ट के स्थान पर आपने एक डमी सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लिया, तो ये तो सेंटेंस हो गया पूरा, इट इज सर्टेन, ये एक बन गया सिंपल सेंटेंस। अभी ये मेन क्लॉज है, अब यहाँ पर एक कंजंक्शन लगाइए, दैट, की। तो ये निश्चित है कि, क्या निश्चित है, हिज ट्रांसफ़र। अब इसी को सेंटेंस बना दीजिए। मैंने आपको बतलाया कि अगर यहाँ पर कोई पजेसिव एडजेक्टिव रखा हुआ है, उसको सब्जेक्ट बना दीजिए, ही। क्लियर। अच्छा, और ट्रांसफ़र निश्चित है यानी अभी होना है, तो फ्यूचर में होना है, तो चलिए विल बी ट्रांसफर्ड कर दीजिए, ही विल बी, अपनी तरफ से क्रिया लगाई, और इस ट्रांसफ़र नामक नाउन को आपको क्या कर देना है, क्रिया में चेंज कर देना। जैसे वहाँ पर आपने फेलियर को फेल्ड में चेंज किया था, यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र को ट्रांसफर्ड में चेंज कर देना है, तो ही विल बी ट्रांसफर्ड। देखिए जरा कितना आसान हो जाता है। ओके, अगला सेंटेंस देख लीजिए, आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ, क्या आशा करता हूँ, टू मीट माई फ्रेंड टुनाइट, मैं आज रात अपने मित्र से मिलने की आशा करता हूँ। यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसको आप अलग कर लीजिए। अब बचा ये, अब इसी को आपको एक सेंटेंस में चेंज कर देना है। तो मैं आशा करता हूँ, मैं क्या आशा करता हूँ, ज़रा सोचिए, मैं आशा करता हूँ कि, अब की जब आए तो आपको ये दैट नामक कंजंक्शन यूज़ कर लेना है, आई एक्सपेक्ट दैट, मैं आशा करता हूँ कि, अब की क्या है, कि मैं अपने मित्र से आज रात मिलूँगा, यही तो आपका सेंस निकल करके आ रहा है। तो मैं, कौन मिलेगा भाई, मिलने वाला कौन, मैं ही हूँ, मैं आशा कर रहा हूँ, मैं ही मिलूँगा, तो आई हो गया सब्जेक्ट, आई, और शैल मीट या आई विल मीट भी आप लिख सकते हैं, आई शैल मीट। क्लियर। तो आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल मीट, मैं आशा करता हूँ कि मैं मिलूँगा, किससे मिलूँगा, माई फ्रेंड, अपने मित्र से मिलूँगा। कब मिलूँगा, आज रात मिलूँगा, टू नाइट। अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये एक क्लॉज हो गई आपकी, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, और ये आपकी हो गई प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। देखिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दो सब्जेक्ट दो वर्ब्स हो गई, और वो किसी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं, और बस इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पर क्या है, मैं आशा करता हूँ, क्या आशा करता हूँ, तो ये पूरी पूरी क्लॉज आपको आंसर में मिलेगी। तो ये इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रखी हुई है, इसलिए ये एक सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। अगला एग्जाम्पल है, द रिपोर्ट ऑफ हिज अरेस्ट इज रॉन्ग। द रिपोर्ट ऑफ हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी की जो रिपोर्ट है वो गलत है। अब ज़रा देखिए, रिपोर्ट गलत है, और किस बात की रिपोर्ट गलत है, कि वह गिरफ्तार हो गया है। यही सेंटेंस समझ में आता है कि वह गिरफ्तार हो गया है। यहाँ पर फिर से एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है, कि के लिए दैट लगा दीजिए, वह गिरफ्तार हो गया, हिज है ना,
उसकी गिरफ्तारी, तो उसकी गिरफ्तारी का मतलब है वह गिरफ्तार हो गया है, ये सेंटेंस है। क्लियर? ऐसे सेंटेंस बना देंगे। द रिपोर्ट, तो जरा देखिए क्या बनाया आपने, द रिपोर्ट, ये नाउन हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, और आपने यहां पर एक ये और एक नाउन क्लॉज बना दी और उसी प्रकार से केस इन अपोजिशन में रख दिया। इसी को हम केस इन अपोजिशन बोलते हैं। ये जो क्लॉज रखी हुई है केस इन अपोजिशन में रखी हुई है। रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट इज रॉन्ग, रिपोर्ट गलत है। तो रिपोर्ट क्या है? ये है रिपोर्ट। क्या है रिपोर्ट? कि वह गिरफ्तार कर लिया गया है, ही हैज बीन अरेस्टेड। अब आपको ये सेंटेंस बनाना आना चाहिए। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है और आपने ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया, ये सब्जेक्ट लगाया और ये एक फाइनाइट वर्ब लगाई, आपकी बन गई सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज बन गई। द रिपोर्ट इज रॉन्ग। क्लियर? अगला सेंटेंस देखिए, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए। क्या बताइए? हर एज, उसकी एज क्या है। ठीक है ना? तो प्लीज टेल मी ये एक सेंटेंस है, इसको अलग कर लीजिए। प्लीज टेल मी, ये हिस्सा आपने अलग कर लिया। अब इसके इस हिस्से से ही आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो प्लीज टेल मी, मुझे बताओ। क्या बताओ? कि उसकी उम्र क्या है, बस इतनी सी बात है। तो की क्या जब आ जाए तो व्हाट लगा दो, व्हाट। हर एज इज, हर एज इज, इतना बना दीजिए। ये देखिए एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, ये नाउन हो गया, सब्जेक्ट और ये फाइनाइट वर्ब और ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। ये एक आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज इलनेस, उसने मुझे सूचना दी किस बारे में? उसकी बीमारी के बारे में। तो आप मेन यानी ये जो सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है इसको अलग कर लीजिए। ही इन्फॉर्म्ड मी, आपने इतना अलग कर लिया तो ये एक तो सिंपल सेंटेंस हुआ। क्लियर? एक क्लॉज ये हो गई। अब आपको यहां पर एक कंजंक्शन लगा करके और एक सेंटेंस और बनाना है। तो वैसे ही पिछले सारे के सारे ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं। दैट लगाइए, उसने मुझे सूचना दी। क्या सूचना दी? कि वह बीमार है, उसकी बीमारी की सूचना दी। तो हिज को आप ही में चेंज कर दीजिए, सब्जेक्ट बना दीजिए। ही इज आप अपनी तरफ से ला ही सकते हैं। जरा यहां पर देख लीजिए, पास्ट टेंस है ये। क्लियर? अब अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होती है तो यहां पर भी आपको पास्ट टेंस की वर्ब ही यूज करनी चाहिए। ही वॉज इल। क्लियर? ये सेंटेंस बन गया। आपने यहां पर जो इलनेस है ये नाउन है, इसको आपने इल, ये वास्तव में अब एडजेक्टिव बन गया। आपको कभी इस नाउन को एडजेक्टिव में बदलना होगा, कभी इस नाउन को वर्ब में ही चेंज करना पड़ेगा। ओके? अब आप देखिए, ही इन्फॉर्म्ड में उसने मुझे सूचना दी कि वह बीमार था। आपको वह बीमार है, आप ये बीमार है। क्लियर? लेकिन ये एक रूल होता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाली जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वह भी पास्ट टेंस में ही होती है, कुछ एक कंडीशंस को छोड़कर। वो कंडीशंस आपने नरेशन में पढ़ी होंगी कि अगर यहाँ कोई यूनिवर्सल ट्रुथ रखा हो, कोई हैबिचुअल एक्शन रखा हो, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जब यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होता है। तो अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आप टेंस को चेंज ना करिए। आमतौर पर हम यहाँ पर यही रूल फॉलो करते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में ही होगी। अगला सेंटेंस देखिए, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। किस बात का विश्वास है? इस बात का विश्वास है। जरा पढ़कर देखिए क्या है। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त करने का विश्वास है, इन द एग्जामिनेशन में। क्लियर? ये लीजिए, ये एक सेंटेंस है, आई एम श्योर, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगी। मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है? कि, दैट लगाइए, कि मैं गेट करूंगा, मैं प्राप्त करूंगा। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई है, आई ही आप ले आइए। मुझे विश्वास है कि मैं गेटिंग, आई शैल गेट या आई विल गेट। तो आपने देखिए क्या बनाया है, दैट कंजंक्शन लगाया, आई सब्जेक्ट लगाया और एक फाइनाइट वर्ब लगा दी और बन गई आपकी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मुझे विश्वास है कि ये होगा कि मैं एग्जामिनेशन में अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। आप ये देखिए, ये जो प्रीपोजिशन से गवर्न होने वाला ये पूरी की पूरी जो क्लॉज हो गई। क्लियर? ये क्लॉज नहीं बल्कि इसको आप फ्रेज कहेंगे क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब या जो कॉम्बिनेशन होता है वो नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये क्लॉज कहलाई। ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये पूरा पूरा फ्रेज है
और ऑफ का ऑब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है। ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है। बस ये नाउन का काम कर रहा है, इसी को आपने नाउन क्लॉज में चेंज कर दीजिए। अब देखिए अगला सेंटेंस, ही डिड नॉट टेल मी, उसने मुझे नहीं बताया। तो ये एक सेंटेंस तो ये हुआ सब्जेक्ट एंड वर्ब पैटर्न। तो सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया, ऑब्जेक्ट भी ले लिया। चूंकि काफ़ी सेंटेंस लंबा है, उस लंबे सेंटेंस की मदद से हमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और बना लेनी है। तो कैसे बना लेंगे आप देखिए जरा। तो जरा देखिए आपने कैसे बनाया। आपने ये वाली जो क्लॉज है इतनी, इसको तो आपने सेम रख दी। अब इसकी मदद से आपको एक सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज बनानी है। आप कहेंगे सर ये रीज़न को आपने हटा दिया है। जी हाँ, अगर हम रीज़न को रख देंगे तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी। मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बतलाऊंगा। अब यहाँ पर क्या करना है, उसने मुझे नहीं बताया। क्या नहीं बताया, तो क्या के आंसर में ये पूरी पूरी क्लॉज आनी चाहिए, तभी तो ये ऑब्जेक्ट बनेगी। और अगर रीज़न रख देंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, क्या के आंसर में हमको रीज़न मिलने लग जाएगा। ठीक है ना। ही डिड नॉट टेल मी, उसने मुझे नहीं बताया। क्या नहीं बताया, कारण नहीं बताया। अब कारण अगर यहाँ पर आ जाएगा तो इस क्रिया के आंसर में हमको रीज़न मिलने लग जाएगा, तो ये रीज़न कर्म हो जाएगा, ये कर्म नहीं बन पाएगी, तो फिर ये नाउन क्लॉज नहीं होगी। तो नाउन क्लॉज के लिए ज़रूरी है क्या कि अगर यहाँ पर ये क्लॉज रखी हुई है तो प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया के कर्म के रूप में रखी होनी चाहिए। अर्थात अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया से क्या प्रश्न करें तो आंसर में हमें ये पूरी की पूरी क्लॉज मिलनी चाहिए, तभी वो नाउन क्लॉज बन पाएगी। अब जरा देख लीजिए, ही डिड नॉट टेल मी, उसने मुझे नहीं बतलाया। क्या नहीं बतलाया कि क्यों वह एब्सेंट था। उसने मुझे नहीं बताया कि वह एब्सेंट क्यों था। आपने यहाँ पर क्या किया, एब्सेंस, इस नाउन को आपने यहाँ पर एडजेक्टिव में चेंज कर दिया है। तो ध्यान रखिए आपको क्या करना पड़ेगा। कई बार आपको यहाँ पर इस तरीके के जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स मिलेंगे उसी को सब्जेक्ट बनाना होगा, और उसके बाद जो नाउन रखा होगा तो कभी उसको एडजेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा और कभी उसे वर्ब में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। बस इतनी सी थोड़ी सी जानकारियां हो तो आप किसी भी सिंपल सेंटेंस को बड़ी आसानी के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और भी बतला देना चाहता हूं, वो ये कि अगर यहां पर आपको रीजन मिल जाए तो बहुत आसान हो जाता है कंजंक्शन ढूंढना। रीजन मीन्स कारण, तो कारण बतलाने वाला कंजंक्शन है वाई। क्लियर। अगर यहाँ रीज़न आ जाए तो रीज़न को हटा दीजिए और वाई लगा दीजिए, तो वही मतलब सेंस निकल करके आने लग जाएगा। अब अगर यहाँ रीजन के स्थान पर कुछ ऐसा कोई प्लेस दिखाई पड़ने लग जाए, तो प्लेस दिखाई पड़ने लग जाए तो प्लेस वाले शब्द को हटा करके और आप वेयर का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कह दिया जाए, ही डिड नॉट टेल मी द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस, यहाँ पर लिखा होता द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस, तो आप क्या कर देते, ही डिड नॉट टेल मी वेयर, प्लेस के स्थान पर वेयर ही लिव्स, कि वह कहाँ रहता है। बड़ी आसानी के साथ आप इस तरीके के शब्दों को हटा सकते हैं। जैसे रीज़न बताने वाले के लिए वाई, टाइम बताने के लिए आप व्हेन को हटा दीजिए, टाइम शब्द हटा दीजिए और व्हेन को यूज़ कर लीजिए। प्लेस बताने वाले शब्द को, प्लेस यहाँ पर रखा हो, प्लेस हटा दीजिए, वेयर लगा दीजिए। इसी प्रकार से आप हाउ का प्रयोग भी अनेक प्रकार से कर सकते हैं। अगली स्लाइड में कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और उनको ज़रूर वॉच करिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो रहा है लेकिन कुछ और एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर देखने चाहिए। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं जल्दी से 3 एग्जाम्पल्स और जो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द एड्रेस, पता जानते हो, ऑफ हिज रेजिडेंस, उसके निवास स्थान का पता जानते हो। चलिए अच्छा, डू यू नो ये एक सेंटेंस है ही ऑलरेडी, इसको हम वैसे ही बनाए रखते हैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अब क्या जानते हो ये ज़रा देखिए, तो एड्रेस। अब अगर हम यहाँ पर एड्रेस को ही लिख देंगे तो एड्रेस ही इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिर आगे जो क्लॉज बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट, यानी कि वो क्लॉज इस क्रिया की ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगी, इसलिए हम इस एड्रेस को हटा देंगे। एड्रेस वास्तव में क्या होता है, प्लेस होता है, स्थान होता है। तो अब इसी स्थान सूचक शब्द को हटाकर और स्थान बतलाने वाले कंजंक्शन को यहाँ पर हम यूज कर लेंगे, और स्थान बतलाने वाला जो कंजंक्शन होता है, प्लेस बतलाने वाला जो कंजंक्शन होता है वो वेयर होता है। तो चलिए यहाँ पर हम वेयर का यूज कर लेते हैं, वेयर। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर जो ही हिज है इसको सब्जेक्ट में चेंज कर लीजिए, ही। अगर यू होता तो योर होता, योर रेजिडेंस, तो यू कर लेते, ठीक है ना। अगर कुछ और दूसरा होता, यहाँ पर कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होता, अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कुछ भी, हम उसी को सब्जेक्ट बना करके यहाँ पर रख लेते। सो डू यू नो वेयर ही, और रेजिडेंस का मतलब क्या होता है, निवास स्थान, निवास करना, तो रिसाइड्स कर दीजिए आप, इसी का आप क्या कर दें,
वर्ब बना दीजिए। तो चाहे रिसाइड्स कर दीजिए तो भी वर्ब बन जाएगी, या लिव्स कर दीजिए। लिव्स माने रहना और रिसाइड माने भी रहना, तो वेयर ही लिव्स। और फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब इस तरीके से एक सेंटेंस बन गया जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बहुत ही सिंपल। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होती है कि यहाँ पर ये कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन के तुरंत बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आता है। केवल हु के साथ में ये नहीं होता। हु एक्चुअली क्या होता है कि हु यहाँ पर स्वयं सब्जेक्ट होता है और कंजंक्शन भी होता है, तो हु के बाद तो केवल वर्ब आ सकती है, बाकी और जितने भी कंजंक्शंस हैं उनके साथ सीधे सब्जेक्ट ही आएगा और सब्जेक्ट के बाद में फिर फाइनाइट वर्ब आएगी। अगला सेंटेंस जरा देखिए, हिज हाइडिंग प्लेस इज स्टिल अननोन। उसके छुपने का स्थान अभी भी अज्ञात है। क्लियर, ये सेंटेंस है। तो अगर आप चाहें तो इसी को हमें एक क्लॉज बनानी पड़ेगी। ये जो नाउन फ्रेज रखा हुआ है इसको हमें क्लॉज बनानी पड़ेगी और इसके स्थान पर आप इट का प्रयोग कर सकते हैं, इट इज स्टिल अननोन, और इसके बाद दैट लगा करके या दूसरा जो भी कंजंक्शन है वो लगा करके और आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको किसी दूसरे प्रकार से इसको बतलाने जा रहा हूँ। चलिए, हिज हाइडिंग प्लेस, उसके छुपने का स्थान। स्थान क्या है? मतलब प्लेस है, प्लेस। अब प्लेस के लिए जैसे यहाँ पर एड्रेस था, यहाँ पर प्लेस है, इसको हटा दें। अगर प्लेस को हटाकर और अगर हम एक कंजंक्शन लाएं तो प्लेस जो शो करने वाला कंजंक्शन होता है वो वेयर होता है, और वेयर को हम यहाँ पर वाक्य के स्टार्टिंग में ही रख सकते हैं। वेयर, और यहाँ पर हिज है तो ही कर दीजिए, वेयर ही, और हाइडिंग, ये इसी को आपको वर्ब बना देना है। वेयर ही इज हिडन, वो कहाँ पर छुपा हुआ है। ये सेंटेंस इज स्टिल अननोन, इज स्टिल अननोन। अब आप कहेंगे सर ये कैसी क्लॉज बन गई? तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको निश्चित ही पता चलेगा कि ये क्या है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में ये वाली क्लॉज रखी हुई है कि वह कहाँ पर छुपा हुआ है। ये वाली जो बात है वो अभी भी अज्ञात है। क्लियर, ये ध्यान दीजिए जरा, अभी भी अज्ञात है। क्या चीज़? ये। तो ये जो पूरी क्लॉज है ये इस प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया की सब्जेक्ट है, इसलिए तो ये नाउन का काम कर पा रही है। ये सब कुछ बहुत डिटेल में मैंने आपको उस नाउन क्लॉज वाले वीडियो में पढ़ाया है। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये क्लॉज कहाँ पर आती है, कैसे रखी जाती है। ओके, अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सेंटेंस है जिसमें एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सा जो शब्द क्रम रखा हुआ, सेड टू बी। अब ज़रा देखिए, अगर किसी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब के बाद टू बी आ जाए, ये ठीक है ना, जैसे सेड टू बी हो जाए, या सीम्स टू बी हो जाए, या अपीयर्स टू बी हो जाए, या कुछ ऐसे ही क्रियाएं आ जाएं, यानी एक फाइनाइट वर्ब रखी हो और उसके बाद ये टू बी जैसा कोई फॉर्मेट अगर रखा हुआ है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। करना सिर्फ इतना है आपको, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को हम बाद में ले जाएंगे और इसकी वर्ब ले करके हम यहाँ पर इज सेड है तो इज सेड रख देंगे, और यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं क्या? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। हमने वर्ब को ज्यों का त्यों रख लिया और इस सब्जेक्ट के स्थान पर हमने इट का प्रयोग किया। सो इट इज सेड, कहा जाता है या फिर कहते हैं। अब क्या कहते हैं कि दैट कंजंक्शन लगाइए अब यहाँ पर कि क्या, ही और इस टू बी को आप वाज वर्ब में या इज एम आर में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर ही आ गया। ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं कि वह एक मिलियनायर है, यही तो बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या करें, ही इज। अब ध्यान दीजिए, अगर ये पास्ट टेंस में होती क्रिया तो यहाँ पर वॉज हो जाता। क्लियर? सो ही इज अ मिलियनायर, मिलियनायर। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कह दिया जाए ही अपीयर्स टू बी हंग्री, यहाँ पर लिखा है ही अपीयर्ड, अब कर दीजिए ही अपीयर्ड टू बी हंग्री। अगर ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है टू बी हंग्री, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपीयर्ड और टू बी लगा हुआ है। ओके, आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट बना देंगे और इसके स्थान पर इट रखिए और यहाँ पर अपीयर्ड, इट अपीयर्ड, ऐसा आप कर देंगे। ही अपीयर्ड और दैट कंजंक्शन लगाइए।
अपनी तरफ से। अब ये कंजंक्शन हो गया। अब इस सब्जेक्ट को वहाँ पर यूज़ करें ही, और इस टू बी को आप इज एम आर वाज वर में चेंज कर दीजिए। यहाँ पर ज़रा देखिए, अपीयर्ड पास्ट टेंस की वर्ब हो गई, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर आप वॉज का प्रयोग करेंगे, ही वॉज हंग्री। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इस तरीके का कोई पैटर्न आ जाए सेंटेंस में, आपको हिट सेट टू बी आ जाए, अपीयर्स टू बी आ जाए, सीम्स टू बी आ जाए, इस तरह से कहीं भी टू बी आ जाए तो आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को पर्याप्त ऐसे सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स मिल चुके हैं जिनकी मदद से अब आप किसी भी सिंपल सेंटेंस को, अगर आप देखें कि सिंपल सेंटेंस में कोई नाउन फ्रेज, जैसे ये सारे के सारे जितने भी मैंने एग्जांपल्स बतलाए हैं उनमें नाउन फ्रेज दिया हुआ है, और नाउन फ्रेज जो भी दिया हुआ है उसी नाउन फ्रेज को हमने एक नाउन क्लॉज में बदला है और डिफरेंट प्लेसेस में रखा है। कभी हमने उसे सब्जेक्ट बनाया, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया का सब्जेक्ट बनाया, कभी हमने उसे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, कभी उसे केस इन अपोजिशन बनाया हुआ है। क्लियर? अब इसी तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, उस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करके ज़रूर सेंड करिए। हो सकता है उनमें से आपको कुछ करने में कुछ डिफ़िकल्टी आएगी, तो डिफ़िकल्टी आएगी, नो प्रॉब्लम, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा, लेकिन आपको सीधे कमेंट बॉक्स में जा करके और अपने सारे पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके डाला करिए। ये मैं यहाँ पर जो आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कुछ ऐसा प्रयास है कि आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, कहीं किसी कोचिंग, किसी ट्यूशन में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सिंपली आप यहाँ पर कोचिंग और ट्यूशन की ही तरह घर पर अपने मोबाइल पर लेकर बैठ जाइए और एक एक चीज़ को बिल्कुल वैसे ही पढ़िए जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, इवन क्लासरूम से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से। हाँ, ध्यान देना होगा ये कि ये टाइम टेकिंग होता है। अगर कोई आपको बात बताई जाएगी, बड़ी बात बताई जाएगी, तो फिर बड़ा टाइम भी लगेगा। शॉर्ट में अगर आप देखना चाहते हैं तो शॉर्ट में फिर पिछला ज़रा वीडियो देखिए, इन्हीं बातों को बतलाया है 19 मिनट्स में। अब मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कितना बड़ा हो चुका है, तो ज़रा कंपेयर कर लीजिए। तो भाई टाइम तो लगता है। अगर आप सीरियस स्टडी करना चाहते हैं तो टाइम को केयर करना छोड़ दीजिए। और एक बात भाई मेरी पर्सनल है, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करके या स्किप करके मत देखा करिए, क्योंकि इतने अच्छे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर इतने अच्छे वीडियोज़ हैं फिर भी इतने अच्छे व्यूज़ नहीं मिलते हैं। तो इतने अच्छे वीडियोज़ हैं तो उनको व्यूज़ मिलना चाहिए और सभी लोगों को लाभ लेना चाहिए। तो अगर आप इसे फुल वॉच करेंगे तो वॉच टाइम अच्छा आएगा, वॉच टाइम अच्छा आएगा तो यूट्यूब इसको सर्कुलेट करेगा और इस तरह के जो अच्छे वीडियोज़ हैं वो अच्छे और बड़ी संख्या में बच्चों के पास तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, तो अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो बस सब्सक्राइब बटन को दबाकर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं आपको टाइमली मिलते रहें। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के साथ।